बच्चों आज मैं आपको क्लास 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी पैटर्न यानी कि एनसीईआरटी बुक पर आधारित जो भाग 1 है, एनसीईआरटी में 2 बुक मैंने आपको बताया था, तो भाग 1 में स्टार्ट करने जा रहा हूं। और भाग 1 में बच्चों सबसे पहला चैप्टर आपको मिलेगा संबंध तथा फलन। ठीक है, तो जो ये चैप्टर आपको देख रहे हैं संबंध तथा फलन, ये जो चैप्टर है ये थोड़ा 11th बेस्ड है, यानी कि 11th पर आधारित। आपको जब तक आप 11th के कुछ टॉपिक्स नहीं समझेंगे तब तक आपको ये चैप्टर समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि 11th में भी आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा और 11th में जो आपने पढ़ा होगा शायद आप उसमें कुछ भूल गए हों। तो यदि आप कुछ भूल गए हैं तो उन चीज़ों को मैं आपको रिवाइंड कराऊंगा। रिवाइंड करने के बाद मैं ये चैप्टर स्टार्ट करूंगा संबंध तथा फलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, क्योंकि ये चैप्टर इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपके कंपटीशन में जो भी जेईई मेंस का कंपटीशन है या फिर किसी भी स्टेट्स का कंपटीशन है इंजीनियरिंग का, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। आज मैं चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ संबंध तथा फलन, और इसमें मैं इसको पढ़ाने के लिए 11th की कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ती है, तो पहले मैं उन चीज़ों को आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा बच्चों, सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि कार्तीय गुणन क्या होता है। यदि आप कार्तीय गुणन समझते हैं, आपने 11th में पढ़ा होगा। आइए मैं एक चीज बता रहा हूं, कार्तीय गुणन। देखो, बोर्ड में अच्छे स्कोर के लिए ना जितना जरूरी वीडियो लेक्चर है उतना ही जरूरी डीपीपी प्रैक्टिस भी है, क्योंकि डीपीपी में हम लोग 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखो, डीपीपी करने के 2 फायदे हैं। पहला फायदा कि तुमको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि वो लेक्चर तुमको पूरा समझ में आया है कि नहीं। और हर डीपीपी में 10 क्वेश्चन से ना हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को भी कवर करेंगे। एक और बात तुमको ये ख्याल रखना, जैसे अभी सर पहला लेक्चर पढ़ा रहे हैं, तो जब तुम सेकंड लेक्चर का वीडियो देखना उससे पहले ऐप से जाके इस लेक्चर का हैंडराइटिंग नोट्स देख लो। इससे फायदा ये होगा कि ये लेक्चर तुम बहुत जल्दी रिवाइज कर पाओगे और सेकंड लेक्चर में समझाएगा सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऐप पर हर लेक्चर का हैंडराइटिंग नोट्स भी मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। इसे कार्तीय गुणन को अंग्रेजी में कार्टेशियन CERTESIAN कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं बेटा। ये कार्तीय गुणन। सबसे पहले संबंध, पहले बच्चों में संबंध पढ़ाऊंगा आपको। संबंध को समझना है तो सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा? कार्तीय गुणन समझना पड़ेगा। तो कार्तीय गुणन समझना पड़ेगा। तो कार्तीय गुणन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कार्तीय गुणन होता क्या है। अब कार्तीय गुणन के लिए हमें थोड़ा सा सेट थ्योरी आनी चाहिए। सेट थ्योरी का मतलब समुच्चय सिद्धांत, समुच्चय आना चाहिए। और समुच्चय भी आपने किसमें पढ़ा है? 11th में पढ़ा है। तो आइए देखते हैं हम। सबसे पहले सर देखिएगा, मैंने एक सेट ले लिया। अब जानते हैं कि किसी भी समुच्चय को कैसे दिखाते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर दिखाते हैं और करली ब्रेस बनाते हैं। जैसे मैंने इसमें अवयव ले लिया 1, 2 और 3। ठीक है, तो 1, 2, 3 ले लिया। मैंने एक दूसरा अवयव ले लिया बच्चों, क्या? B। और मैंने इसमें अवयव ले लिया 4, 5। देखिएगा, समुच्चय A में 3 अवयव, समुच्चय B में 2 अवयव, 4 और 5 है। अब मैं इनका कार्तीय गुणन करना चाहता हूँ। तो कार्तीय गुणन आप जानते हैं, कार्तीय गुणन मेरा क्या हो जाएगा? A क्रॉस B। A क्रॉस B का मतलब ये हो गया बच्चों 1, 2, 3 कॉमा लगा लिखिए, क्रॉस, फिर क्या लिखेंगे? 4, 5। अब कार्तीय गुणन करते कैसे हैं? कार्तीय गुणन जब भी हम करते हैं ये A क्रॉस B लिखते हैं। ठीक, कैसे लिखते हैं? अब ऐसा नहीं होगा कि 1 का गुणा 4 से करना है, ना ऐसे नहीं करना बच्चों। 1 का गुणा 4 से नहीं करना, इसको ऐसे लिखना है 1, 4। आपने पढ़ा होगा 11th में, यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे 1, 4, यहाँ लिखेंगे 1, 5। देखिए 1, 4, 1, 5। वैसे आगे बढ़िए 2 के साथ 2, 4 और क्या हो जाएगा ये 2, 5। आगे बढ़िए 3 के साथ 3, 4 और ये हो जाएगा फिर क्या 3, 5। ये देखिए, ये मैंने उसका क्या कर दिया? कार्तीय गुणन कर दिया। कार्तीय गुणन A क्रॉस B कितना है? इसमें देखिएगा, इसमें 3 अवयव, इसमें 2 अवयव, और इसमें देखिए कितना अवयव आया? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अवयव। अब देख रहे हैं इसमें 6 अवयव आए हैं, 6 अवयव। ठीक है ना, तो आपके सामने देखिए 1 क्रॉस B निकालना हो तो मैंने ऐसे निकाल लिया। बच्चों ये जो 1, 4, 1, 5, 2, 4 ये देख रहे हैं आप, जिसमें अवयव है ना, इसके अंदर जो A क्रॉस B में जो अवयव होते हैं वो क्रमित युग्म के रूप में होते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन अवयवों का एक नाम है क्या? क्रमित।
क्रमित युग्म। ध्यान से देखते रहिएगा बोर्ड पर, क्रमित युग्म। इन अवयवों को हम क्रमित युग्म बोलते हैं। इन सारे अवयवों का नाम क्या है? क्रमित युग्म। तो जो बच्चों ये पॉइंट, जैसे कि पॉइंट तरह लग रहा है, 1,4 एक पॉइंट है, 1,5 पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट है, इन सारे पॉइंटों को, ये पॉइंट है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? क्रमित युग्म बोलते हैं। और ये हमारा हो गया क्या? कार्तीय गुणन। यानी कि संबंध समझने के लिए बच्चों, संबंध आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक कि आपको कार्तीय गुणन नहीं आया। तो कार्तीय गुणन आपने सीख लिया कि कार्तीय गुणन कैसे करते हैं, और ये चीज़ आप तो 11th में ही सीख गए थे। ये तो मैंने रिवाइंड किया है, अभी तो मैंने आपको 12th पढ़ाया भी नहीं, अभी जो मैं बता रहा हूँ सब 11th का ही है। तो मैंने क्या किया? कार्तीय गुणन कर लिया। अब बात है कि सर ये संबंध का इससे क्या रिलेशन है बच्चों? तो बच्चों आपने 11th में उप समुच्चय पढ़ा होगा, ठीक है? उप समुच्चय। अब आपने समुच्चय तो सुना ही है, तो उप समुच्चय क्या, वो भी आप जानते ही होंगे। तो समुच्चय बड़ा होता है और उप समुच्चय जो होता है वह उसी समुच्चय के अंदर से निकला हुआ होता है, ठीक है ना? उसी समुच्चय के अंदर से निकला हुआ होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उप समुच्चय बोलते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, आपको उप समुच्चय थोड़ा समझ लीजिए। जब आप उप समुच्चय समझ लेंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा। संबंध आपको तभी समझ में आएगा जब आपको दो चीजें अच्छे समझ में आएंगी, पहला कार्तीय गुणन, दूसरा उप समुच्चय, ठीक है? तो कार्तीय गुणन आपको समझ में आ गया। अब आप देख लीजिए उप समुच्चय। जब आप उप समुच्चय देख लेंगे बच्चों, फिर आपको अपने आप संबंध में बताऊंगा। जब आप संबंध समझ में आ जाएगा तो संबंधों के प्रकार बताऊंगा, ठीक है? देखिएगा, तो आपने भी कार्तीय गुणन सीखा। कार्तीय गुणन के बाद एक शब्द और आपको सीखना है जो कि 11th में पढ़ाया आपने, उप समुच्चय। आइए, उप समुच्चय क्या होता है? उप समुच्चय की अंग्रेजी सबसेट होती है, SUBSET। उप समुच्चय सबसेट। ये सबसेट क्या होता है? देखिएगा ध्यान से, यदि एक समुच्चय ए है, आपने पढ़ा है इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा, थोड़ा सा बता रहा हूं। यदि एक समुच्चय ए है, इसके अवयव हो गए 2, 5, 7, 9, 12। एक समुच्चय बी है, ठीक? जरा देखिएगा, एक समुच्चय बी है, इसके अवयव हैं 2, 7, 12, ठीक? और एक समुच्चय सी है मेरे पास, जरा समझिएगा, या एक समुच्चय सी की जगह मैं, हाँ चलिए सी ले लेता हूं। एक समुच्चय सी है, सी हमारे पास हो गया 5, 9, 12, 15। तब ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैं उप समुच्चय बता रहा हूं आपको। आप देखिएगा, आप जरा देखें, ये ए बी सी, मैंने ये 3 समुच्चय लिखा है। 3 समुच्चय में देखिए जरा, बी में क्या खासियत है? बी में ये खासियत है, देखिए बी में एक अवयव 2 है, वो इसके अंदर उपस्थित है, जी हाँ। 7 यहाँ है, देखिए 7 ए में है, हाँ 7 यहाँ भी और 7 यहाँ भी। 12 की बात करते हैं, 12 इसमें है तो 12 इसमें भी। आप देखिएगा, समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव किसके अंदर है? समुच्चय के अंदर है। यदि बेटा उसी को उप समुच्चय बोलते हैं, उस समुच्चय किसे बोलते हैं? यानी कि समुच्चय किसी भी समुच्चय का, समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव किसमें हो जाए? समुच्चय ए में हो जाए, तो समुच्चय बी हमारा उप समुच्चय होता है। किसका? ए का। और कैसे लिखते हैं मैं बताता भी हूं। आइए जरा इसकी बात करते हैं। अब हमें सी की बात करते हैं। देखिए 5 सी में है, 5 ए में भी है, 9 सी में भी है, 9 इसमें भी है, 12 सी में भी है, 12 इसमें भी है। लेकिन अवयव 15 देखिए, अवयव 15 किसके अंदर नहीं है? ए के अंदर है क्या? ए के अंदर 15 है? ए के अंदर 15 नहीं है बच्चों। तो ये जो अवयव 15 है वो ए के अंदर नहीं है। इसका यह मतलब हुआ कि समुच्चय सी समुच्चय ए का उप समुच्चय नहीं है। तो याद रखिएगा, उप समुच्चय क्या होता है, यह बहुत जरूरी है, इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। यहां मैं लिख देता हूं क्या, बी बच्चों ये देखिए उप समुच्चय का चिन्ह है, ये उप समुच्चय बी इज द सबसेट ऑफ ए, बट लेकिन सी नहीं है बेटा। तो सी, ये सी लिख दिया मैंने, सी उप समुच्चय ऐसे लगाने के बाद बच्चों एक काट दीजिएगा, वो समुच्चय नहीं है। किसका? ए का। तो बच्चों जो समुच्चय होता है उसमें इस तरीके से ये उप समुच्चय की साइन है बच्चों। तो बी
बी क्या है? उप समुच्चय है किसका? ए का। तो मैंने लिख दिया, ये मैंने एक एग्जांपल दिया। अब एग्जांपल समझिएगा। एग्जांपल 1 क्या? ए 2 5 7 9 12 दिया गया था और बी इतना मैंने लिखा। तो जो बी किसके अंदर से निकला है? ए के अंदर से निकला है। तो ये मेरा बच्चों क्या है? ये मेरा समुच्चय है, ये मेरा उसका उप समुच्चय है। लेकिन सी इसका उप समुच्चय नहीं है। सी इसको क्या पढ़ेंगे? सी सबसेट नहीं है किसका? ए का। यानी कि सी इसको क्या पढ़ेंगे? सी उप समुच्चय नहीं है ए का। यानी कि सी उप समुच्चय नहीं है ए का। या ठीक है, और यहां पर इसको मैं पढ़ दूंगा बी उप समुच्चय है बी का। ठीक, बी उप समुच्चय है ए का। इसको क्या पढ़ेंगे हम? बी उप समुच्चय है ए का। ऐसे पढ़ेंगे सी उप समुच्चय नहीं है ए का। इसका रीजन क्या है? क्योंकि बच्चों देखिए इसके सारे अवयव इसके अंदर है, लेकिन इसका ये 15 इसके अंदर नहीं है। ये आप अच्छे समझ गए होंगे बच्चों। तो कहने उप समुच्चय क्या होता है? ऐसा भी आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं बच्चों कि ध्यान से समझें। ये बहुत नॉर्मल एग्जाम्पल है। जैसे कि मेरा ही परिवार है या आपका भी परिवार है, सबका परिवार होता है, आप जानते हैं। यदि मेरे घर में 10 सदस्य हैं तो मेरा घर जो है वो एक समुच्चय हुआ, और हम क्या हुए? उस समुच्चय के क्या है? अवयव हुए। हम क्या हुए? यदि मेरा घर है, मेरे घर में 10 लोग रहते हैं, तो मेरा घर उन 10 लोगों का 10 अवयवों का क्या? एक समुच्चय है। तो मेरा घर एक समुच्चय है, उसके अंदर 10 लोग रहते हैं। अब हुआ क्या? जैसे कि मैं नॉर्मल एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, इसको समझिए जरा। उप समुच्चय कैसे बनता है? मैं क्या किया कि मेरी जॉब गई, मैं नौकरी करने बाहर चला गया, अपने घर से बाहर, यानी कि चला गया। कहने का मतलब दूसरे शहर में चला गया, मेरी नौकरी लग गई। तो मैं अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ चला गया। तो हुआ क्या? मैं अब अपना घर लेकर के दूसरी जगह चला गया। अपना घर का मतलब अपना अवयव लेके दूसरी जगह चला गया। तो लेकिन मैं तो यदि मैं दूसरे शहर में गया तो वहां भी कौन से अवयव गए? वही अवयव गए जो यहाँ पे रहते थे। यानी कि जो 10 लोगों के साथ रहते थे, उसमें से 4 लोग यदि निकल जाते हैं तो 4 लोग दूसरी जगह चले जाते हैं, तो वो 4 लोग क्या हो जाएंगे? वह 4 लोग उसके उस समुच्चय के उप समुच्चय होते हैं। तो कहने का मतलब उप समुच्चय आता कहाँ से है? उप समुच्चय बड़े समुच्चय से निकलता है। और एक छोटा सा मैं आपको और एग्जाम्पल देना चाहता हूँ बच्चों। उप समुच्चय का एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, उसको समझ लीजिए। जब आप कार्तीय गुणन और उप समुच्चय समझ लेते हैं तो तुरंत मैं स्टार्ट करूंगा संबंध। ठीक, आपका 12th क्लास स्टार्ट हो जाएगा इसके बाद। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा कि बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है उप समुच्चय का। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, पृथ्वी का एग्जाम्पल दे रहा हूं बच्चों। आप पृथ्वी को एक समुच्चय मान लीजिए। ध्यान सुनिएगा, आप पृथ्वी को एक समुच्चय मान लीजिए। यदि पृथ्वी मेरे समुच्चय है तो पृथ्वी पर बहुत सारे देश हैं। जैसे इंडिया, आप जानते हैं पूरी पृथ्वी पर इंडिया है, अमेरिका है, चाइना है, चीन आप जानते हैं, पाकिस्तान है, ठीक है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड, ये सब कहाँ हैं? आखिर सब है कहाँ? ये सब पृथ्वी के अंदर है। यदि पृथ्वी मेरा एक पूरा समुच्चय है तो पृथ्वी को इन देशों ने अपने अंडर में लिया हुआ है। यानी कि ये सब देश इस पूरे पृथ्वी पर बिलोंग करते हैं, यानी कि पृथ्वी पर ही रहते हैं। तो पूरी पृथ्वी का मेरा भारत देश एक उप समुच्चय है। तो मेरा पृथ्वी का जो भारत देश है वह क्या है? मेरा भारत देश इस पृथ्वी का उप समुच्चय है। पृथ्वी बड़ा समुच्चय हुआ और उस पृथ्वी पर रहने वाला मेरा एक देश क्या है? भारत मेरा एक उप समुच्चय हुआ। भारत उप समुच्चय नहीं हुआ बच्चों, भारत, चाइना भी मेरा एक उप समुच्चय हुआ, पाकिस्तान भी, ऑस्ट्रेलिया भी, इंग्लैंड भी, अमेरिका भी, जितने भी देश हैं ये सारे के सारे देश क्या हैं? इस पृथ्वी से ही निकले हुए हैं। पृथ्वी से निकले का मतलब पृथ्वी के क्या हैं? उप समुच्चय हैं। अब मैं एक और इसको थोड़ा सा विस्तृत और करना चाहता हूं। अब मैंने कहा नहीं, मैं पृथ्वी को बड़ा सेट न लेकर के मैंने कहा नहीं, मैं इंडिया को सेट लेता हूं, यानी इंडिया को समुच्चय मानता हूं। यदि आप इंडिया को समुच्चय मानेंगे बच्चों, इंडिया का मतलब भारत, यदि आप भारत को समुच्चय मानते हैं तो भारत के भी बड़े उप समुच्चय हैं, कई उप समुच्चय हैं। जैसे सुनिए, हमारा भारत देश राज्यों में बटा हुआ है। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ठीक है, जम्मू कश्मीर, अलग अलग राज्यों में हमारा भारत देश बटा हुआ है। यानी कि भारत, कर्नाटक, यानी कि हमारा जो भारत देश है वह कई राज्यों में बटा हुआ है। तो जितने भी राज्य हैं
सारे के सारे राज्य उप समुच्चय हैं। किसके उप समुच्चय हैं? सारे के सारे राज्य ये उप समुच्चय हैं। किसके? भारत के। बात समझे? क्यों? ये सब भारत से निकले हुए हैं, याद रखिएगा। तो इसी तरीके से आप आगे एक एग्जाम्पल को और एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि उप समुच्चय आप समझ चुके हैं। तो उप समुच्चय वो होता है, ठीक, वो हमेशा किसी न किसी बड़े समुच्चय से बाहर निकलता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आइए आगे मैं आपको पढ़ाता हूँ। अब मैं आपको संबंध बताने चाहता हूँ। संबंध क्या है ये याद रखिएगा। ये चिन्ह उप समुच्चय का है। ये चिन्ह किसका है? उप समुच्चय का है। तो याद रखिए, अब मैं आपको जो डिफिनेशन बताने जा रहा हूँ और रिलेशन की है। आप रिलेशन को अच्छे से समझें। संबंध बच्चों, ये संबंध क्या है याद रखिएगा। जिस तरीके से बच्चों मैंने आपको उपसमुच्चय का एग्जांपल दिया, दुनिया में जितने भी संबंध हैं, मैथ की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, याद रखिएगा। सारे संबंध की बात नहीं कर रहा, मैं गणित की बात कर रहा हूं। तो गणित में जो संबंध आता है, ये आता कहाँ है? गणित में संबंध को हम कैपिटल आर से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? कैपिटल आर से। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। संबंध को किसे? कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। और ये जानते हैं क्या होता है? आर उप समुच्चय होता है। ये भी क्या है? आर क्या है? उप समुच्चय। किसका उप समुच्चय है? ए क्रॉस बी का, कार्तीय गुणन का। यानी कि ये जो आर आप देख रहे हैं, तो जितने भी संबंध हैं, सभी संबंध कार्तीय गुणन के क्या होते हैं? उप समुच्चय होते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब आर जो मेरा होता है, ये सबसेट होता है। क्या होता है? सबसेट, उप समुच्चय होता है। किसका? ए क्रॉस बी का। तो बच्चों बस यही लाइन याद रखनी है आपको, इसी से आपको संबंध को समझना है। अभी मैं एग्जांपल भी दे रहा हूं उसका आपको, ठीक है। यदि ए क्रॉस बी, यदि देखिए दो, इसके लिए दो सेट है मेरे पास, एक सेट ए एक सेट बी है, ठीक, दोनों का कार्तीय गुणन हुआ है। तो यहाँ संबंध के लिए बच्चों हमें दो लोग चाहिए, आप जानते ही हैं। तो एक ए है और एक क्या? बी है। यहाँ पर दो समुच्चय हैं और दो समुच्चय कार्तीय गुणन हुआ, तो इन दोनों के बीच जो संबंध बना, उस संबंध को किससे दिखाते हैं? आर से दिखाते हैं। तो जो मेरा आर है, आर मेरा क्या है? उप समुच्चय है। किसका? ए क्रॉस बी का। कहने का क्या मतलब है? जरा एक एग्जांपल से आप और देख सकते हैं। देखिएगा जरा, यदि मैंने ए में अवयव ले लिया 1 2, बी में अवयव ले लिया 3 4, ठीक। अब सर देखिएगा, ए हमारे पास कितना हो जाएगा? ए क्रॉस बी, सॉरी बच्चों, ए क्रॉस बी निकालिए, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं। ए क्रॉस बी अब निकालेंगे ऐसे 1 3 1 4, 1 3 1 4, ठीक। आगे देखिएगा, यहां से 1 3 1 4 हुआ। अब 2 से 2 3 और क्या? 2 3 2 4, ये हो गया। देखिए एग्जाम्पल देखते रहिएगा, मैंने ए और बी दो समुच्चय लिया और फिर मैंने क्या निकाल दिया? ए क्रॉस बी। ये मेरा ए क्रॉस बी आ गया। अब मैं आर लिख रहा हूं। यदि मैं लिखूं आर, ये आर जितने भी संबंध है, ये जो मैं आर लिखूंगा, जैसे मैंने आर ऐसे लिख दिया, आर एक मेरा संबंध है, ठीक। आर एक मेरा संबंध है बच्चों। आर बराबर क्या? जैसे मैंने ये लिख दिया 1 3 2 3, ठीक। तो ये आर किससे? आर ये जो संबंध मैंने लिखा, ये किससे निकला हुआ है? ए क्रॉस बी से निकला हुआ है। तो हम इसको लिखेंगे आर इज द सबसेट ऑफ क्या? ए क्रॉस बी। याद रखिएगा बच्चों। यदि बच्चों ये आर, ठीक है ना, आर यदि इससे निकलेगा तो उसको लिखेंगे क्या? ए क्रॉस बी। तो हमारे जितने भी रिलेशन होते हैं बच्चों, वो सारे के सारे क्या होते हैं? जितने भी संबंध हैं वो समुच्चय होते हैं। समुच्चय किसके होते हैं? कार्तीय गुणन के होते हैं। तो चाहिए तो मैं लिख भी दूं उस पर, अब कहें तो बोर्ड पर मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, कि जो मेरा इसको देखिए आप, प्रत्येक संबंध कार्तीय गुणन का, यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, उप समुच्चय होता है। यह लाइन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बोर्ड पर लिख दी।
ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो अभी बच्चों मैंने आपको आज 3 चीजें बताई। ठीक, पहला आपको मैंने बताया कार्तीय गुणन, दूसरा मैंने आपको बताया, आपने देखा होगा कि सेट क्या होता है, उपसमुच्चय क्या होता है, और तीसरा बताया संबंध क्या होता है। तो संबंध क्या होता है? संबंध, प्रत्येक संबंध कार्तीय गुणन का क्या होता है? उपसमुच्चय होता है। इसका ये मतलब होता है कि प्रत्येक संबंध कार्तीय गुणन से ही निकला हुआ है। प्रत्येक संबंध किससे निकला हुआ है? कार्तीय गुणन से निकला हुआ है बच्चों। तो आज मैं आपको संबंध के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, और इससे पहले भी मैंने पिछले लेक्चर में मैंने संबंध के बारे में आपको बताया था। अब मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूँ और मैं आपको अब ये बताने जा रहा हूँ कि संबंध को कितनी प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं, संबंध को निरूपित करने की विधि। तो संबंध को बच्चों निरूपित करने की हमारे पास 2 विधियां हैं। ठीक, पहली विधि को रोस्टर विधि कहते हैं, दूसरी विधि को सेट बिल्डर विधि कहते हैं। सेट बिल्डर का मतलब क्या है? निर्माण विधि। तो पहली विधि को रोस्टर विधि कहते हैं और दूसरी विधि को निर्माण विधि कहते हैं। ये दोनों विधियां संबंध को भी दिखाने के लिए प्रदर्शित करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये दोनों विधियां आप पिछली क्लास यानी कि 11th में भी आप इसको पढ़ चुके हैं। आप समुच्चय में पढ़ा होगा आपने रोस्टर विधि, यानी कि समुच्चयों को निरूपित करने की 2 विधियां हैं वहां भी। पहला रोस्टर विधि, दूसरा निर्माण विधि। निर्माण विधि को हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। ठीक, तो जैसे हम समुच्चय को निरूपित करने के लिए रोस्टर और निर्माण का हम प्रयोग करते हैं, दोनों विधियों का प्रयोग करते हैं, वैसे ही संबंध कैपिटल R, ठीक है, संबंध कैपिटल R को भी निरूपित करने के लिए बच्चों हम सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर विधि का प्रयोग करते हैं। यानी कि निर्माण विधि और रोस्टर विधि, इन दोनों रूपों में हम किसको व्यक्त कर सकते हैं? किसी भी दिए गए संबंध को हम व्यक्त कर सकते हैं। और एक बात और बच्चों, जैसे कि मैं आपसे एक बात जैसे कि आप 11th में निर्माण विधि से 11th में निर्माण विधि से आप रोस्टर विधि में चेंज कर लेते थे और रोस्टर विधि को निर्माण विधि में बदल लेते थे, वैसे ही यहाँ संबंध को भी हम, यदि कोई भी संबंध आपका रोस्टर विधि में लिखा है, कोई भी संबंध किसमें लिखा है? रोस्टर विधि में लिखा है, तो उस संबंध को हम बदल लेंगे किसमें? निर्माण में बदल सकते हैं। और यदि कोई संबंध निर्माण में लिखा है तो आवश्यकता अनुसार उसको हम किसमें बदल लेंगे? रोस्टर में हम बदल सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहली बात, जो हमारे पास संबंध है उसको हम कैपिटल R से दिखाते हैं। मैंने ये बात आपको बताया और अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, एग्जाम्पल देके दिखाने जा रहा हूँ किस तरीके से हम रोस्टर में लिखेंगे, किस तरीके से हम निर्माण में लिखेंगे। आइए देखते हैं, एग्जाम्पल देखिएगा आप। ये पहले मैं हेडिंग डाल दे रहा हूं, संबंध को निरूपित करने की विधि। संबंध को बच्चों हम 2 तरीके से कहते हैं। पहला है हमारे पास रोस्टर विधि, अंग्रेजी में इसे रोस्टर फॉर्म कहते हैं, रोस्टर मेथड। ठीक, आइए जरा देखिएगा रोस्टर मेथड कैसे होता है। रोस्टर मेथड में बच्चों एग्जांपल देखिए, R, ये मेरा संबंध है, ये संबंध R है हमारे पास, संबंध R। ठीक, संबंध R को मैं ऐसे लिखूंगा। ठीक है, जैसे मैंने वजह लिख दिया 1 2 1 3 1 4 1 5। जरा देखिए आप बोर्ड पर लिखा हुआ, ये देखें आप बोर्ड पर लिखा हुआ, लेकिन ये मेरे अवयव हैं। याद रखिएगा, संबंध के अंदर जो अवयव होते हैं, इस बात को ध्यान से सुनिए, संबंध के अंदर जो अवयव होते हैं, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है, ये क्रमित युग्म बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर। अंग्रेजी में इसका नाम है ऑर्डर्ड पेयर, हिंदी में नाम है इसका क्रमित युग्म। तो इसे क्रमित युग्म बोला जाता है। तो संबंध के अंदर जो अवयव होते हैं वो क्रमित युग्म रूप में होते हैं। देखिए ये पहला अवयव है, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। और इस विधि से यदि आप संबंध को लिखते हैं तो ये हमारा कौन सा मेथड है बच्चों? इसको हम बोलते हैं क्या? रोस्टर विधि। आइए दूसरा देखते हैं हम, निर्माण विधि। निर्माण विधि इसे हम लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर मेथड। देखिएगा
अब हम इसकी बात करते हैं निर्माण विधि की। तो निर्माण विधि में कैसे लिखते हैं? निर्माण विधि में सभी अवयवों को, फिर से सुनिएगा ध्यान से, निर्माण विधि में सभी अवयवों को प्रॉपर्टी के रूप में यानी कि गुण के रूप में लिखा जाता है बच्चों। यदि कोई भी संबंध गुण के रूप में लिखा हो, कोई भी संबंध गुण के रूप में लिखा हो, तो आप ये समझ जाएंगे कि इसे हम सेड-वेल्डर फॉर्म कहते हैं, प्रॉपर्टी के रूप में कहते हैं। ठीक है, देखिएगा एग्जांपल देखिएगा। जैसे मैंने एक संबंध लिखा, संबंध आर। पहले आप संबंध को निरूपित करने की विधि में देखिए, संबंध आर मैं लिख रहा हूं, देखिएगा। इसमें हम चर राशि x और y ले सकते हैं, y z ले सकते हैं, x y z तीनों ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। तो इसमें जो भी हम लिखते हैं निर्माण विधि में, तो हम चर राशि का प्रयोग करते हैं। देखिए इसमें कोई चर राशि यूज नहीं हुई है, इसमें कोई भी चर राशि यूज नहीं हुई है। तो देखिएगा इसमें हम ऐसे लिखते हैं x, y सच दैट, x, y के बाद क्या लिखेंगे? सच दैट। बताइए सच दैट। अब जरा देखिएगा, अब हम देखिए यहाँ तो जैसे यहाँ अवयव 1 2 1 3 1 4 1 5 ऐसे था, यहाँ देखिए अवयव हो गया x और y। यहाँ पर एक अवयव x और एक अवयव ऐसे, ये पूरा एक अवयव बच्चों। इस एक अवयव को दिखाने के लिए अब देखिए x और y हमारे पास दो चर राशियां हैं। अब ये बात होती है, गुण की बात होती है, तो इसको गुण में कैसे प्रदर्शित करते हैं ये देखिएगा जरा। हम जब गुण की बात करेंगे बच्चों, तो आप देखिएगा, अब हम देखिए मैंने ऐसे लिख दिया x, y। अब देखिए मैंने ऐसे लिख दिया x माइनस y एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है। देखिए बच्चों, यहां x माइनस y एक पूर्णांक का क्या मतलब हुआ? x में से y घटाइए और हमें एक पूर्णांक प्राप्त हो। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं आप जानते हैं? पूर्णांक भी हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। पहला धन पूर्णांक, पॉजिटिव नंबर, दूसरा ऋण पूर्णांक, निगेटिव नंबर, और तीसरा उदासीन पूर्णांक, न्यूट्रल इंटीजर। ठीक है ना, याद रखिएगा। एक धनात्मक होता है पॉजिटिव इंटीजर, देखिए याद रखिएगा। फिर सुनिए, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर और न्यूट्रल इंटीजर। 3 प्रकार के धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और उदासीन पूर्णांक, 3 प्रकार के बच्चों पूर्णांक है। इसका कहने का यह मतलब है कि अब जब आप x में से y को घटाएंगे, तो x में से y जब भी घटेगा तो हमारा जो पूर्णांक आएगा वो हमारा एक पूर्णांक आना चाहिए। वो कैसी संख्या आनी चाहिए? पूर्णांक। जरा देखिए यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देखिएगा। अब देखिए, आप इसको x समझिए, इसको y समझिए। तो x में से y, जैसे आप देखें यहाँ पर देखें, यदि आप 1 माइनस 2 करें तो ये पूर्णांक आएगा -1, यानी कि ये पूर्णांक आया। देख रहे हैं? तो पूर्णांक कितना आया? -1। अब यहाँ भी देख सकते हैं 1 माइनस 3। अब देखें 1 माइनस 3 कर कितना आएगा? माइनस। तो ये हमारा क्या आ रहा है? पूर्णांक आ रहा है। तो बच्चों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहाँ निर्माण विधि में ये जो भी चीज लिखी रहेगी वह किसके रूप में लिखी रहेगी? प्रॉपर्टी के रूप में लिखी रहेगी। याद रखिएगा, ठीक है ना। तो x, y लिखेंगे, सच दैट लिखेंगे, x माइनस y। ये माने ये एक संबंध है, एक संबंध का एक एग्जाम्पल है बेटा। ये ऐसे यही नहीं, हमारे पास अनगिनत संबंध हैं जिसका कि मैं 1 2 एग्जाम्पल और आपको बता रहा हूं। ये देखिएगा, दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अब देखिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। और मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहिए, बिल्कुल। एग्जाम्पल दूसरा देखिएगा इसका, ठीक। यही बच्चों दिक्कत करता है। एक संबंध मेरा आर है और मेरे 2 चर राशि x और y लिया। अब x y मैंने क्या, x को y से x ऐसा लगा दिए, y से विभाजित है। देखिए आप इसको ध्यान से सुनिए, आप इसको ध्यान से देखिए। मैंने क्या लिखा? एक संबंध R लिखा, R में 2 चर राशि हो गई, दोनों चर राशि x और y में। देखिए इस चर राशि और इस चर राशि में क्या संबंध है? ऐसा संबंध है बच्चों, ये जो पहले x लिखा है यह पहले समुच्चय को प्रदर्शित करता है, और जो y लिखा है यह दूसरे समुच्चय को प्रदर्शित करता है। ध्यान रखिएगा मेरी बात को। यह x पहले समुच्चय में है, x पहले समुच्चय का अवयव है और y दूसरे समुच्चय का अवयव है। और ये
पूरा मिलकर के किसका अवयव है? संबंध का अवयव है। इस संबंध आर का अवयव है। किस रूप में? क्रमित युग्म रूप में। तो देखिए x कॉमा क्या y से विभाजित है। अब हम यहाँ वो संख्याएं सारी लिखेंगे। अब हम यहाँ वो सारी संख्या लिख सकते हैं जहां पर x का मान किससे विभाजित हो जाए? y से विभाजित हो जाए। जैसे जरा देखिएगा एक एग्जांपल, जैसे मैंने ये लिख दिया r, मैंने लिखा 6 2 6 3 8 3 और मैं ले सकता हूं 10 5। जरा देखें आप बच्चों, आप इसमें देखें, ये मेरा x है, ये मेरा y है। x आप इसको विभाजित कीजिए। 6 को 2 से भाग दे, कितना आया? 3। यहां देखिए 6 को 3 से कितना आया? 2। आप यहां भाग दीजिए, देखिए भाग हुआ नहीं। यहां पर आप भाग नहीं दे सकते, यानी कि यह उसका अवयव नहीं है, याद रखिएगा। तो देखिए ये मेरा कौन सा रूप था? यह मेरा जो रूप था, यह मेरा निर्माण विधि में मैंने इसको लिखा हुआ था बच्चों। और निर्माण विधि में लिखने के बाद मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। और अब देखिए मैं एक प्रॉपर एग्जांपल दे रहा हूं आपको, क्योंकि हमारा रोस्टर रूप में लिखा होगा, ठीक है, और हम उसको बदल लेंगे किसमें? हम उसको बदल लेंगे अपने सॉरी बच्चों, वो निर्माण विधि में लिखा होगा और निर्माण विधि को हम चेंज कर लेंगे किसमें? हम रोस्टर रूप में उसको बदल सकते हैं। याद रखिएगा रोस्टर रूप में क्वेश्चन लगाना काफी आसान होता है। आसान तो बच्चों दोनों है, लेकिन आसानी से समझ में आ जाता है आपका रोस्टर रूप। इसलिए हमारे प्राथमिकता ये होती है कि हम यदि कोई क्वेश्चन रोस्टर रूप में दिया गया हो, यानी कि कोई संबंध कोई संबंध निर्माण विधि में दिया गया हो, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, यदि कोई संबंध निर्माण विधि में दिया गया हो तो उस निर्माण विधि को हम बदल लें किसमें? रोस्टर विधि में बदल लें। और रोस्टर विधि में बदल लेंगे तो हम क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल और दे रहा हूं और आप बताइएगा। जैसे एग्जांपल देखिएगा, जैसे आप एक सेट ले लीजिए A 1 2 3 ले लिया। एक सेट B ले लीजिए, ध्यान सुनिएगा, एक सेट B ले लीजिए। मैंने 6 और 8 ले लिया। देखिएगा जरा, मेरे पास 2 हैं। जो मेरा रिलेशन R होता है, याद रखिएगा मेरा रिलेशन R मैंने बताया था, R क्या होता है? वो उप समुच्चय होता है किसका? कार्तीय गुणन का। तो अब इसका कार्तीय गुणन आपको निकालने आता है, मैंने बताया भी था आपको। आप इसका कार्तीय गुणन आराम से निकाल सकते हैं। A क्रॉस B, A क्रॉस B मेरे पास क्या क्या आ जाएगा? A क्रॉस B आ जाएगा मेरा 1 6, देखते रहिएगा, 1 8 2 6 2 8, और देखते रहिएगा बच्चों 2 8। अब आइए ये आ जाएगा 3 6 और क्या 3 6, और ये कितना आया? 3 8 आ गया मेरे पास। ठीक, ये मैंने लिख लिया आपके सामने, ठीक है। अब आप देखते रहिएगा, यहाँ पे मैंने एक संबंध R लिखा, ध्यान से देखिएगा, मैंने एक संबंध R लिखा, R मैंने लिखा x, y such that y, x से ठीक, ध्यान देगा बच्चों, मैंने एक संबंध R लिखा। ये किस रूप में है? ये संबंध जो मैंने R देखिए बच्चों, ये मेरा A संबंध नहीं है, ये मेरा समुच्चय है, B मेरा समुच्चय है, और A क्रॉस B हमारा ये क्या है? ये हमारा कार्तीय गुणन है। और जो ये मेरा कार्तीय गुणन है इसी का उप समुच्चय है, याद रखिएगा, इसी का उप समुच्चय क्या है? मेरा R है। R कैसा है? इसको ध्यान लगे, R x, y सच दैट y, x से विभाजित है, यानी कि इस संबंध में मात्र वह अवयव आएंगे, इस संबंध में मात्र
वह अवयव आएंगे जहां पर y का मतलब दूसरा y किससे x से विभाजित हो। तो जरा आप देखें इसमें कौन कौन सा, ये हमारा कौन सा रूप है बच्चों, ये हमारा कौन सा रूप था, ये मेरा निर्माण विधि है, ये मेरा कौन सा विधि है, ये निर्माण रूप है। और निर्माण को मैं चेंज कर रहा हूं किसमें, रोस्टर विधि में। देखिएगा ये निर्माण में लिखा हुआ है, अब मैं इसको रोस्टर में चेंज कर रहा हूं, तो y, x से विभाजित है। आइए आप y का मान देखिए, y 6 है और x क्या है यहाँ 1 है, आप 6 को 1 से भाग दीजिए, हो जाएगा कितना आएगा 6/1 कितना 6, तो हमारा एक अवयव ये आ जाएगा। तो बच्चों इसमें हमें मिल जाएगा 16। देखिए यहां पर देखिए आप 1 और 8, ये y का मान 8 है और x का मान 1 है, भाग दीजिए 8/1, 8 को यदि 1 से भाग देंगे तो विभाजित हो जाएगा, कितना आएगा 8, इसलिए ये अवयव भी ले लेंगे। आइए हम इसकी बात करते हैं बच्चों, हम इसके बाद 2,6, अब 6 को 2 से विभाजित करिए, 6/2, 6 को यदि 2, देखिए y ये x ये है, 6 को यदि 2 से आप भाग दे देंगे तो 3 आएगा, ठीक है ना, तो 3 आएगा तो ये भी भाग चला जाएगा, तो हम इसको भी ले लेंगे 2, 6। आइए यहाँ पे 2, 8 है, 2 को 8 से विभाजित कर सकते हैं, 2 चौका 8, तो ये हमारा 2, 8 भी हम ले लेंगे। आइए यहाँ पे 3, 6, बेटा आप 6 को भी 3 से विभाजित कर सकते हैं, तो 6/3 कितना आ जाएगा 2, तो हम ये भी ले लेंगे। लेकिन बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा, लास्ट वाला ये अवयव 3,8 जो मैंने लिखा है, ये अवयव इसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि 8 को हम 3 से विभाजित नहीं कर सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो मैंने क्या किया, देखिए ये r कहां से निकला, r हमारा क्या है, r हमारा उपसमुच्चय है, छोटा समुच्चय है, किसका, कार्तीय गुणन का। इस बात को भूलिएगा नहीं, मैं इस बात पर इतना जोर इसलिए बार बार दे रहा हूं कि आगे इसी चीज से मैं पूरे प्रश्नों को हल करूंगा। इसीलिए बच्चों मैंने आपको इसकी पिछली क्लास में सबसे पहले मैंने आपको बताया था, क्या मैंने आपको क्रमित युग, सॉरी बच्चों मैंने आपको कार्तीय गुणन बताया था, मैं इसने समुच्चय बताया था, और अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान लगाइएगा। आप देखिए ये मैंने बदल दिया, तो बच्चों इसको मैंने निर्माण विधि से किसमें बदल दिया है, रोस्टर रूप में बदल दिया है, ठीक है बच्चों। तो आपने यह देखा कि पहले संबंधों को प्रदर्शित करने की कितनी विधियां हैं, संबंधों को निरूपित करने की बच्चों 2 विधि है, पहला रोस्टर विधि है और दूसरा निर्माण विधि है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों विधियां अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और मेरी एक बात का याद हमेशा ध्यान रखिएगा, कोशिश करिएगा कि यदि निर्माण विधि में कोई फलन दिया है, कोई संबंध दिया है, सॉरी फलन की बात नहीं करूंगा, संबंध, यदि निर्माण विधि में कोई संबंध दिया है तो उसको हम कोशिश कीजिए यदि वो बदल सके तो उसको सबसे पहले आप रोस्टर विधि में बदल लीजिएगा, रोस्टर विधि में बदल लेंगे उसको लगाना बहुत आसान हो जाएगा। और अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं संबंधों के प्रकार। बच्चों मैं आपको पूरा टोटल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, ठीक है, आप एनसीईआरटी में जितने संबंध दिए गए मैं बस उतना ही बताऊंगा, संबंध तो और भी हैं लेकिन अभी मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा। आपको एनसीईआरटी की बुक में जितने भी हैं संबंध में उसको आपको बताऊंगा, और पूरी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज आपको 1.1 लगानी है, ठीक है। अभी संबंध कितने प्रकार के होते हैं मैं ये बताता हूं, ठीक, फिर उन संबंधों को पहचानेंगे कैसे, उसको पहचानने की विधि क्या है मैं यह भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो याद रखें आप। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं आपको संबंधों के प्रकार से कि संबंध कितने प्रकार के हैं और हमें कैसे पढ़ने हैं, इसको हमारे एनसीईआरटी में कितना है, ये सब की हमें जानकारी होनी चाहिए अच्छे से। तो सबसे पहले हमने बच्चों पहले इसके संबंध को लिखने की विधि समझी, ठीक है, और संबंध को लिखने के बाद बच्चों अब मैं आपको बताने जा रहा हूं संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंधों के प्रकार। मैं बच्चों सारा नहीं बता रहा हूं, इस बात को ध्यान सुनिएगा, है तो काफी लेकिन मैं उतना ही बता रहा हूं जितना एनसीईआरटी में दिया गया है। टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशंस, आइए यहां पे आते हैं। चलिए बच्चों इसमें सबसे पहले आता है
स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य का मतलब होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन? रिफ्लेक्सिव। ये पहला है बच्चों, ये पहला है। चलिए, स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा है सम्मित संबंध, सम्मित संबंध, सम्मित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, ये दूसरा है। और तीसरा हमारे पास है संक्रमक, संक्रमक रिलेशन। संक्रमक संबंध। संक्रमक को क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव, TRANSATIV, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक। और बच्चों चौथा है तुल्यता संबंध। इक्विवेलेंस, IQUIVALANCE, इक्विवेलेंस रिलेशन। बच्चों है तो इससे अधिक, लेकिन हमें इससे अधिक पढ़ना नहीं है, ठीक है ना, इस बात को याद रखें, ठीक है। तो तुल्यता संबंध, मेरे पास कुल कितने संबंध हो गए? मेरे पास कुल 4 संबंध हो गए बच्चों। और एक बहुत इंपॉर्टेंट और अहम बात मैं आपसे बताने जा रहा हूं। ये जो मैंने 4 संबंध बताए हैं आपको, इन्हीं 4 संबंधों को मिला करके एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में अवश्य आएगा, ठीक है। इसमें से जो मैं बताने जा रहा हूं बच्चों, अभी तक जो मैंने बताया वो आपको हेल्प करेगा इन 4 को समझने के लिए। अभी तक जो भी मैंने बताया इन 4 को समझने के लिए वो हेल्प करेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रमक संबंध और तुल्यता संबंध, इन सभी को मिला करके एक क्वेश्चन हमारे बोर्ड में जरूर आएगा, ये मान के चलें आप। चलिए आते हैं, अब मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा स्वतुल्य संबंध क्या है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, फिर सम्मित के बारे में बताऊंगा, ऐसे बाकी करके दोनों संबंधों के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। तो ध्यान से देखें, सबसे पहला हमारे पास है स्वतुल्य संबंध, यानी कि स्वतुल्य संबंध क्या है, इसके बारे में बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि स्वतुल्य संबंध होता क्या है। स्वतुल्य, इसके नाम से ही क्लियर है, स्व, स्व का मतलब होता है स्वयं, स्वतुल्य स्वयं, याद रखें। पहला स्वतुल्य रिलेशन, बच्चों ध्यान से सुनिएगा, कोई यह जरूरी नहीं है कि यहाँ पे संबंध जो हमारा है उसमें 2 लोग ही आवश्यक है, एक मैं और एक कोई दूसरा, ठीक है। व्यक्ति का खुद से भी खुद का संबंध होता है, क्योंकि व्यक्ति अपने आप से भी प्रेम करता है, ऐसा नहीं कि वो किसी दूसरे से करता है, ठीक। व्यक्ति अपने आप से भी प्रेम करता है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से इस व्यक्ति का संबंध खुद से भी होता है। यदि जब रिलेशन खुद से, यानी कि कहने का क्या मतलब है, यदि एक समुच्चय ए है और दूसरा समुच्चय भी ए ही ले लें, यानी कि पहला समुच्चय भी और दूसरा समुच्चय, यानी कि एक्स और वाई, जैसे मैंने लिखा था, तो यानी कि पहला, यानी कि संबंधों के लिए जैसे 2 समुच्चय में एक्स और वाई चाहिए था, या कैपिटल ए कैपिटल बी चाहिए था, तो कैपिटल बी ना हो, कैपिटल बी की जगह कैपिटल ए ही हो, यानी कि ध्यान सुने, इधर भी कैपिटल ए और इधर भी कैपिटल ए। जैसे मैंने एक संबंध ए दे दिया, एक 1 2 3, तो ये 1 2 3 यहां भी आएगा और 1 2 3 यहां भी आएगा। तो बच्चों इसमें क्या है, यानी कि एक समुच्चय से स्वयं का संबंध है, इधर भी ए है और इधर भी ए है। तो स्वतुल्य में बच्चों यही आता है, जब खुद से खुद का संबंध हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्वतुल्य संबंध बोलते हैं, ठीक। स्वतुल्य संबंध की पहचान क्या है,
ठीक, ये सभी मैं आपको बताऊंगा। उसमें क्वेश्चन जो आएंगे उसको मैं लगाऊंगा कैसे, ध्यान से सुनिएगा। और एक चीज मैं और बताऊंगा बच्चों इसमें आपको मैं, वो ध्यान से सुनिए अभी आप बच्चों। इसको समझने के लिए एक चीज आपको मैं नोट कर रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। इसको बताने से पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसे ध्यान सुनिएगा। मैंने एक समुच्चय ए लिया, ए में अवयव हो गया 2, 5, 7, ठीक, 2, 5, 7। ये अवयव 2 समुच्चय ए के अंदर है, तो मैंने ऐसे लिखा 2 बिलोंग्स टू ए। ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या लिखा, 2 बिलोंग्स टू ए। इसका क्या मतलब है, 2 बिलोंग करता है किसमें, ए में। ठीक है, अच्छी बात है। 5 बिलोंग्स टू ए, ये भी इसको बिलोंग पढ़ते हैं, BELONGS, बिलोंग्स। इसे क्या पढ़ते हैं, बिलोंग। ये चीज बच्चों आपने 11th में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो आप एक बार 11th की बुक देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यदि देखिए ये जो अवयव 2 है ए के अंदर है, तो उसको मैं क्या पढ़ूंगा, 2 बिलोंग्स टू ए। यहाँ क्या 5 है, 5 बिलोंग टू ए। 7 बिलोंग्स टू ए, ठीक। लेकिन यदि कभी ये आ गया 8 बिलोंग्स टू ए, ये बात गलत है बेटा। देखिए आप यहाँ 8 आपके है क्या, नहीं है। तो 8 इसमें नहीं है और मैंने बिलोंग लगा दिया, तो मैं इसको ऐसे काट दूंगा, ऐसे। इसको पढ़ेंगे 8 समुच्चय ए में बिलोंग नहीं करता है, यानी कि समुच्चय 8 ए का अवयव नहीं है। इसे मैं क्या पढ़ेंगे, इसे मैं ये पढ़ूंगा अवयव 2 समुच्चय ए का अवयव है। इसे मैं क्या पढ़ूंगा, ठीक है ना, ये ध्यान सुनिएगा। इसे मैं पढ़ूंगा अवयव 2 समुच्चय ए का अवयव है, ठीक है। ध्यान देखिएगा, अवयव 2 समुच्चय ए का क्या है, अवयव है। लेकिन ये अवयव 8 समुच्चय ए का अवयव नहीं है। आप कहेंगे बच्चों ये आप 11th में पढ़े होंगे, अच्छी बात है। नहीं पढ़ा है तो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक। याद रखिए, इसको चैप्टर को पढ़ने के लिए मुझे थोड़ा 11th में जाना पड़ सकता है, तो 11th की कुछ चीजों को भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं ये जान के चल रहा हूं कि आप भूल गए हैं। इसलिए मैं खुद ही आपको याद दिलाने का कोशिश कर रहा हूं, रिमाइंड कर दे रहा हूं, आपको ये सारी चीजें याद आ जाए, ठीक। देखिएगा, तो ये इसके अंदर है बेटा, ठीक। तो 2 था, 5 था, 7 तो मैं लिख दिया, आप ये समझ के होंगे। आइए, अब इसकी जरूरत हमें क्या है, अब इसकी जरूरत हमें क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब इसकी जरूरत हमें कैसे पड़ेगी वो ये देख लें आप, ठीक है। जरा देखिएगा, जैसे मैंने एक समुच्चय ए लिया, समतुल्य के लिए एक समुच्चय ए लिया, ठीक। देखिए 1 2 3 लिया, ठीक है। एक समुच्चय ए लिया और क्या ये 1 2 3, ठीक है। देखिएगा, इसमें हम इसको ऐसे लिखते हैं, देखिएगा, यदि x बिलोंग टू ए, यदि x, ये x कहां है, x इसके अंदर, ए के अंदर है बच्चों। x एक अवयव है, मैंने एक अवयव माना x बिलोंग टू ए, ऐसे लिख लीजिए, माना मैंने इस समुच्चय में, ध्यान सुनिएगा, मैं इस समुच्चय में, किस समुच्चय में, समुच्चय ए में, मैंने समुच्चय में एक अवयव x माना है। तो आप बता सकते हैं इस x का मान क्या क्या हो सकता है। इस x का मान 1 हो सकता है बच्चों, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। क्यों, क्योंकि a में मात्र 3 अवयव हैं। ए में कितने अवयव हैं, 3, 1 2 3, और मैंने माना x बिलोंग टू ए, तो इस x में भी कितने अवयव आएंगे, x में भी कितने अवयव आएंगे, 3 अवयव आएंगे, 1 2 और 3, ठीक है। याद रखिएगा, ये समतुल्य के लिए बताने जा रहा हूं। x बिलोंग टू ए ये इंप्लाइज करेगा, देखिए बच्चों एनसीईआरटी में
देखिएगा, आप पढ़िएगा और ध्यान से देखने का प्रयत्न करिएगा। यदि x बिलोंग टू a तो याद रखिएगा ठीक, x कॉमा x ये बिलोंग करेगा किससे, R में। यही लाइन बच्चों एनसीईआरटी में आपको मिल सकती है, देख लीजिएगा ठीक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी को बच्चों हमें आपको समझाना है बेटा, इसी को मेन समझाना है मुझे ठीक। ये आर क्या है, आर मेरा एक संबंध है बेटा, और ये मेरा क्या है, संबंध का अवयव। ये x कॉमा x क्या है, ये x कॉमा x हमारे संबंध का अवयव है ठीक है। याद रखिएगा, यदि कोई अवयव समुच्चय में बिलोंग करेगा तो याद रखिएगा तब समतुल्य के लिए ही है, तो ये x कॉमा x ये बिलोंग करेगा किसमें, R में। R में का मतलब संबंध में बिलोंग करेगा, इस बात को याद रखें। कहने का क्या मतलब है जरा देख लीजिएगा आप ठीक। एग्जांपल में दे रहा हूं, ये जो संबंध R बेटा मेरा, ये में संबंध R है, आइए मैं इसकी बात कर रहा हूं। देखिएगा मैंने क्या लिखा है, यहां पे x के मान में 1 ले लेता हूं, x का मान क्या ले लेता हूं, 1 ले लेता हूं। आप यहां 1 ले लीजिए, यदि आपने यहां 1 ले लिया, x का मान एक बार क्या ले लिया, 1 ले लिया। यदि x का मान 1 ले लेंगे तो ये 1 यहां भी रखेंगे, यदि ये 1 यहां रखेंगे तो यहां पर भी 1 होगा और यहां पर भी 1 होगा, तो होगा 1,1 बिलोंग्स टू R, यानी कि इसका एक अवयव हो गया 1,1। ऐसी को कहते हैं खुद से खुद का संबंध, स्वयं से स्वयं का संबंध। यानी कि देखिए पहला अवयव और दूसरा अवयव ये दोनों आपस में क्या है, बच्चों ये दो अवयव नहीं है, ये पूरा अवयव एक ही है। पहली चर राशि और दूसरी चर राशि का मान देखिए आपस में क्या है, बराबर है। उसी तरीके से आप क्या देख सकते हैं, अब 2 ले लें, अब a में x का मान क्या हो सकता है, 2। जब याद है तो जब x का मान 2 ले लेंगे आप तो ये जगह 2 बिलोंग्स टू a, तो यहां भी 2 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2,2, तो ये भी 2,2। और जब x का मान आप 3 ले लेंगे बच्चों तो ये हमारा हो जाएगा क्या 3,3। तो देखिए बच्चों समतुल्य के लिए एक कंडीशन है, समतुल्य की एक कंडीशन होती है कि संबंध में क्या है 1,1 भी आए, 2,2 भी आए, 3,3 भी आए। कहने का मतलब यह है जो अवयव यहाँ हो उस अवयव का खुद से खुद का संबंध होना चाहिए। इसी चीज को आप चाहें तो आप इस तरीके से डायग्राम से भी बना के दिखा सकते हैं बच्चों। आप ऐसे बना सकते हैं, देखिए एक समुच्चय ए यहाँ हो गया ठीक है ना, एक समुच्चय ए यहाँ भी ए ही होगा। ए में कितने अवयव, 1, 2 और 3, और कितना है 1, 2 और 3, तो खुद से खुद का संबंध होना चाहिए। तो 1 का रिलेशन किससे हो, 1 से, 2 का किससे हो, 2 से, और 3 का किससे हो, 3 से। इसी को बच्चों हम R बोलते हैं और लिखते हैं 1,1, 2,2 और 3,3। याद रखिएगा बच्चों ठीक है ना। तो ये मैंने आपको जो बताया ये हमारा कौन सा रिलेशन था, ये हमारा आपका था समतुल्य संबंध।